आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज के इस ख़ास प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने आसाम के एक छोटे से गांव से अपनी पहचान का सफ़र शुरू किया और अपनी मेहनत, लगन, अपने ख्वाबों की सच्ची मोहब्बत के साथ कौमी सतह पर अपनी जगह बनाई। ये जिक्र है एक ऐसे नौजवान का जिसने बचपन से ही सेहतमंद और खालिस खुराक को अपनी ज़िंदगी का उसूल बनाया और इसी उसूल को आगे बढ़ाते हुए ऑर्गेनिक मसनूआत की दुनिया में एक नई पहचान कायम की। साल 2014 में ख्वाब अपनी आंखों में सजाए आसाम से कोलकाता और फिर मुंबई की चमचमाती दुनिया तक पहुंचने वाला ये शख्स मुश्किलात से डरा नहीं, रुका नहीं। जी टीवी और सोनी टीवी जैसे बड़े चैलेंजेस वाले प्रोग्रामों में भी इन्होंने हिस्सा लिया और फिर वतन की मिट्टी ने उन्हें दोबारा अपने गांव वापस भी बुला लिया। ये अपने गांव से दूर नहीं रह पाए। वहीं से शुरू होता है इनकी असल ज़िंदगी का सफ़र, जिसे आज दुनिया जानती है, पहचानती है। और इन्होंने ऑर्गेनिक की दुनिया में एक कदम रख के दुनिया को बताया कि आज हमारी जो खुराक है वो पूरी तरह से सही नहीं है, उसमें जहरीली चीज़ें मौजूद हैं जो जिस्म के साथ साथ जहन को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं असम से हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए मौसफ़ का। मौसफ़ साहब, हमारे शो यंग आइकन में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। अच्छा मौसफ़ साहब, आसाम से आप हमारे स्टूडियो तक सफ़र करके पहुँचे अपने एक जुनून, अपने एक जज्बे के लिए, जिसकी वजह से आज आप और हम स्टूडियो में दोनों हैं। आप आसाम के एक गांव में पैदा हुए, वहीं पले बड़े, तालीम भी वहीं से हासिल की। क्या आपको पहले से ही इल्म था कि आपको आगे जाकर अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, किस रोज़गार से ख़ुद को जोड़ना है? पहले बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रास्ता कौन सा होगा, क्या सफ़र होगा जी। हालांकि हम सभी का जो ज़िंदगी है बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि हमारे ज़िंदगी को अलग अलग राह मिल जाता है और कोई रास्ता भटक जाता है तो कोई सही रास्ता में अपना नाम बना के आगे निकल जाता है। जी, तो हमारे इस सफ़र में हमें जैसा इस दुनिया में रहने मौका मिला, हम शुक्रगुजार हैं। हमें ऊपर वाले से इतना खूबसूरत ये दुनिया मिला। हमें इस दुनिया में जो हमारे सामने है, नेचर, अच्छे फूड्स खाने के चीज़ और जो खूबसूरत जगह, तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर हमारे मन को अच्छा लगने वाला एक परिवेश पूरा सृष्टि होता है चारों ओर। तो उसी से हमें मालूम चलता है कि हमें अच्छा काम करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने कोशिश करना चाहिए और अच्छा काम करके ही ज़िंदगी को बिताना चाहिए जी। तो उसी राह पे चलते चलते हमें क्लास 12, शायद क्लास 12 के बाद हमें लगा कि पढ़ाई के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ सपोर्ट तो फैमिली से है नहीं और फैमिली का बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत दुखी था, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो भी हमें मिला हम खुश थे जी। तो हमारे फादर जो है वो ऑटो चला के गुजारा करते थे और हमें वैसे ही पाल पोस के बड़े किए। तो हमारे नसीब में जो था हम ऊपर वाले का खुदकिस्मती मानते हैं, हम ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि हमें ये मिला, तो एटलीस्ट जो भी मिला। तो उसी साइड से हमें जो करने मन हुआ हम कोशिश करते गए और एक बार ये डिसाइड किया कि मैं क्लास 12 जो मैंने पार किया उसके बाद मैं चला जाता हूँ कहीं बाहर जी। जैसे आसाम के बाहर भी एक दुनिया है अलग अलग, जो लोग कहते हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कितने सारी जगह है। हमारे आसाम को ही मुझे मालूम था कि एक जगह खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, लेकिन आसाम के बाहर मुझे आइडिया नहीं था कि और भी बहुत बड़ा दुनिया एक मौजूद है हमारे आसाम के बाहर जी। तो जब मैं आसाम से बाहर निकला तो पहले स्टार्टिंग मैंने कोलकाता से किया। कोलकाता में पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है जी। और फैमिली से दूर, वो खाना को याद करना, वो दोस्तों को याद करना, तो वो सब याद करके बहुत अपसेट होता था। फिर भी मन में एक जोश, जुनून था कि मैं एक रास्ता तो अपनाऊंगा जहाँ से मैं कुछ कर सकूं जी। और वैसे ही मुझे शौक था ड्राइंग और ड्रामा ये सब का।
जी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत स्कूल में बच्चों को कोलकाता में मैंने ड्राइंग सिखाने शुरू किया और उसी पैसों से मैंने स्टेज मैनेजमेंट का कोर्स किया, क्योंकि मुझे ड्राइंग बहुत अच्छा लगता था। अरे वाह। और आसाम में कई पुरस्कार भी मिले हमें। तो इसी राह पे चलते चलते मुझे जब मैं कोर्स कर रहा था तो उसी वक्त मुझे बॉम्बे का कुछ स्टेज बड़ा बड़ा शोज का मुझे दिखाई दिया और मैंने ठाना कि मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ और मुझे बॉम्बे जाना है, भले मेरा मकसद कामयाब हो या नहीं हो, मुझे ट्राई करना है। जी जी। और वही कोशिश को लेके मैं निकल गया कोलकाता से सीधा बॉम्बे, मुंबई। तो मुंबई जब मैं पहुंचा तो पहले शुरुआत में तो बहुत मुश्किल हालात हुआ, कुछ जॉब नहीं मिल रहा था, कुछ पोजीशन, कुछ जगह नहीं मिल रहा था जी। फिर भी 6-7 महीने के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद मुझे एक ऑफर मिला जहां में असिस्टेंट के लिए एक जगह खाली था। और वो बड़ा एक चैनल जिसका नाम है GTV, आप सभी जानते हैं। तो GTV में मुझे स्टेज मैनेजमेंट असिस्ट करने का मौका मिला और वहाँ से मेरा थोड़ा शुरुआत अच्छा चलने लगा, थोड़ा इनकम, पैसा थोड़ा आने लगा। और उसी राह में जब मैं चला तो मुझे दिखा कि बहुत सारे सेलिब्रिटी जिनके नाम भी मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे अच्छे एक्टर एक्ट्रेस मुझे दिखने लगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि ये जो एक दुनिया है ये अलग दुनिया है जी। और मेरे दुनिया में था कि मुझे वो जगह पसंद था जहाँ में नेचर हो, जहाँ में खूबसूरती हो, जहाँ में अच्छा सोच हो, सच हो, वो जगह मुझे पसंद। क्योंकि आप पले बड़े ऐसे माहौल में हैं कि जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी, बादल, पहाड़ और आसमान तक बहुत साफ नजर आता है आपके यहाँ से। जी, आपने सही कहा है। तो वो सब चीज़ें मुझे फिर मेरे माइंड में रिमाइंड होने लगा। फिर भी एक मजबूरी था कि जहाँ आप अचानक एक छोटे उम्र में ही घर से निकल के आते और फादर या जो फैमिली मेंबर्स है किसी से ये भी नहीं बोल सकते मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए जिससे कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ बड़ा करूं। वैसे मांगने का वो भी था ही नहीं, जब तो क्या मांगूं। तो वो सोचते हुए बस यही उम्मीद रखा था ऊपर वाला अच्छा राह दिखाएगा, अच्छा रास्ता दिखाएगा, और उसी उम्मीद पे कायम रहा। और धीरे धीरे करके सच में मुझे मेरा जो असली मकसद था वो मुझे धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मैं जब बॉम्बे से आसाम टूर करता था तो मैं ऐसे टूर करता था बॉम्बे से कोलकाता, कोलकाता से आसाम। तो जब भी मैं आसाम पहुंचता वहां में मैं ट्राई करता था वेजिटेबल्स जो साग अपने खुद के जमीन पे कैसे उगाया जाए। फिर मैं ट्राई करता था फ्रूट से कैसे एक्स्ट्रा चीजें बनाया जा सकता है। फिर मैं ट्राई करता था कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स करता हो। तो ये सब मैं ट्राई करता था और पहाड़ जंगल में बहुत दूर दूर एरिया में दोस्तों के साथ जाता था और छोटा छोटा बर्तन वगैरह लेके जाके लकड़ी जला के वहां में खाना वाना बना के हम लोग सब मिलजुल के खाते थे। तो वैसे माहौल में पहला तो एक मेरा प्लानिंग बना कि मैं मसाला, अगर मेरे से हो पाया तो मैं मसाला कुछ आइटम ऐसा चूज करूंगा जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो। अच्छा वासिफ साहब, आप जो है मुंबई से आसाम तक आते जाते रहते थे, आप फिर बाद में आके आपने पूरी तरह से ये तय कर लिया था कि अब मुझे मुंबई छोड़ देनी है, वापस अपने वतन लौट जाना है, अपने आसाम जहाँ जिस गांव में मैं पला बड़ा वहीं चले जाना है। तो वजह क्या थी मुंबई को अलविदा कहने की? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि उस टाइम तक मैं अलविदा नहीं कहा था। अच्छा। और मुंबई भी बहुत खूबसूरत जगह है क्योंकि हर जगह के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं। वहाँ में मेरे हिंदू, क्रिश्चियन, बहुत सारे धर्म के वहाँ दोस्त मौजूद है, महाराष्ट्रन फ्रेंड है। तो ये सारे जो दोस्त और सीनियर भाई बहन जो भी है, तो उनसे मुलाकात का वो एक रिश्ता तो है। इसके लिए मुझे मुंबई आना जाने करने पड़ता है और साल में मैं 2-3 बार करता ही हूँ। तो जो आप बोले कि मैं मुंबई से, हाँ ये सच बात है कि मैं मुंबई से थोड़ा अपने आप को दूरी बना लिया हूँ। और इसीलिए बना लिया हूँ क्योंकि मेरे फैमिली भी ये नहीं चाहते कि मैं फिल्म इंडस्ट्री या ऐसे एक दुनिया में रहूँ जहाँ में बस ख्वाबों का ही नज़ारा हो। असल में किसी किसी के लिए वो अच्छा जगह हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ख्वाब के दुनिया से थोड़ा हटके मैं रियल लाइफ में, रियल दुनिया में
रियल नेचर के बीच में रहना पसंद वैसे करूंगा। आपका यह है कि आपने बहुत कम तजर्बे में ही जो है वापस अपने वही खेती बाड़ी के तरीक़े को इख्तियार किया, और इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, नाना पाटेकर साहब हैं, मरहूम धर्मेंद्र साहब हैं, वो खेती से जुड़े रहे। तो ये नेचर के नज़दीक आपने अपने आप को महसूस किया, क्या वजह रही? पहले से ही उसमें रचे बसे थे, जाहिर सी बात है, या मुंबई जाके वहाँ के माहौल से ऊब गए? जो है हमारा लाइफ, ज़िंदगी जो है वो इसलिए खूबसूरत है क्योंकि हमें हमेशा पेड़ पौधा, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सब के साथ जुड़े रहना चाहिए जी। ये हमारे ज़िंदगी का एक रहना चाहिए एक टारगेट। अगर वो चीज़ नहीं रहेगा आपके अंदर में तो शायद ही आप असली मज़ा दुनिया का नहीं ले पाएंगे जी। और इसी बात को मैं समझ के मुझे जब भी मतलब फील होता है, मैं ऐसे काम करता हूँ जहाँ में मुझे एनिमल्स का सपोर्ट करना पड़े और उनका वक्त भी मुझे मिले जी। तो जो यही सब जो है मैं जब भी बॉम्बे से आसाम बैक करता था महीने 2 महीने 3 महीने के लिए, तो मैं घर में जाके कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता था। मैं टीवी के सामने टीवी देखते नहीं रहता था, मोबाइल में वीडियोस स्क्रॉल नहीं करता था। मैं बस यही करता था कि मैं टेस्टी खाना का शौकीन था तो खाना खुद से प्लान करता था और साथ ही मैं अपनी छोटे से गार्डन में फ्लावर के साथ वक्त बिताता था, नए नए पौधे काट के लगाना, इधर उधर करना। उसके अलावा मैंने और भी कई ऐसे काम किए जो कि आज के दिन में मुझे बोल के आपको खुशी होगा कि 4-5 मुर्गी हैदराबाद से मैंने कलेक्ट किया, भूटान से 2-3 मुर्गी मैंने घूमने जाने के बाद मैंने वहां से लेके आया। फिर वैसे फ्लावर भी आदान प्रदान, मतलब मैं देता हूँ किसी को तो मैं लेके भी आता हूँ। ऐसे करते अलग अलग जगह से मैंने बहुत सारे फ्लावर्स कलेक्ट किए, बर्ड्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें मैंने घर में लाए। तो वैसे ही हमारे घर में मुर्गी जो है 3 प्रकार की मुर्गी हमारे पास आ गए, मतलब 12-15 ऐसा करके 2-3 साल पहले, जिसमें है एक काला मुर्गी कड़कनाथ, जो कड़कनाथ भी कहते हैं, हड्डी तक उनका काला होता है जी। तो वो है, उनका नाम है कड़कनाथ। एक है अमेरिकन सिल्की, जो जिनका पेड़ तक एकदम लंबा लंबा होते हैं, बाल होते हैं, तो वो एक है अमेरिकन सिल्की। और एक है माथे में सींग रहने वाला गिनी फॉल कहते हैं, जिससे हम मतलब वो मुर्गी का एक जाति है। तो वो सब जो मैंने घर में अपने लिए प्लान किया था, मैं बस मुझे अच्छा लगता था देख के, और मैं बाउंड्री करके वहां में मैं रैबिट्स भी रखता था। फिर मेरे पास गिनी पिग, छोटा छोटा चूहा एक बोलते हैं, रैबिट जैसा ही, मैं वो सब छोड़ता था और उनको खाने देने का व्यवस्था करके देता था, जो मेरे फादर भी बहुत सपोर्ट किए। और ये देखते देखते वो बढ़ते गया और अभी के समय में 1-1.5 साल से वहां से मुझे मुनाफा मिलने लगा। वो मेरा पोल्ट्री फार्म बन गया, जहां में मेरे 200 से 250 से ऊपर मेरा अभी वहां मुर्गी अवेलेबल हो गया। अरे वाह! ऐसे ही मैंने कभी सोचा नहीं मेरा गार्डन में बहुत सारा पौधा होगा और कभी मैं बाहर से भी ऑर्डर ले पाऊंगा। ऐसे मेरा जो छोटा सा गार्डन था वो बन के नर्सरी बन गया। तो ये आपने इंडस्ट्री में रहते हुए किया या फिर इंडस्ट्री छोड़ने के बाद? ये एक्चुअली में जब मैं बॉम्बे काम कर रहा था और उसी सफर में मेरा जब घर में आना जाना हुआ, तो मैंने कभी प्लानिंग नहीं किया था कि मैं ये बिजनेस बनाऊंगा, लेकिन वो आना जाना करते करते वो मेरा सामान जो है ऊपर वाले के रहम से सब बढ़ते गया और आखिरकार फिर वो एक एक रूप अलग अलग ले लिया। कभी कोई चीज आप अगर शिद्दत से करेंगे तो वो आपके आ जाते हैं आपके पास। तो धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि जो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ शायद सच में ये अच्छा काम है, इसलिए शायद मुझे भी ये यहाँ से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे ही जो मैंने आपको बताया कि ये 2 चीज जो है जो बहुत अच्छा चीज है, यहाँ में कुछ खराब चीज कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो मैनेजमेंट है आपका जो मैनेजमेंट है, एक तरफ इंडस्ट्री पे भी ध्यान देना था, घर भी आना जाना था और इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके अपना शौक भी पूरा करना था। आपने शुरुआत में ही स्टेज मैनेजमेंट का तजर्बा हासिल कर लिया था, तो इस तजर्बे ने आपकी पर्सनैलिटी पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट डाले? देखिए, पॉजिटिव बोलने से मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि लोगों से जुड़ना, लोगों से नए बातें सीखना। आज के समय में जहाँ हमारे हिंदुस्तान अलग अलग जगह में भेदभाव हो रहा है, भेदभाव चलता है, लेकिन हमारे मन में आज सभी लोगों के साथ मिलजुल के रहने का जो प्यार मोहब्बत एक पहले से है, तो वो भी हमारे अंदर से अब लोगों के बीच
शेयर हो रहा है, हम किसी को प्यार कर रहे हैं तो वो उनसे प्यार मिल भी रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें फायदा ये हुआ है, बाहर जो मैं बॉम्बे रहा या दिल्ली या बेंगलोर, जहाँ भी बाहर समय दिया, वहाँ में मेरे रिश्ते बने, दोस्त, फैमिली बने, बहुत सारे सीनियर, कुछ बच्चे भी हैं ऐसे जिनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुकात बना। आज के समय में खबर लेते हैं वो लोग, कभी किसी का कुछ त्योहार वगैरह होगा तो उनको बुलाते हैं। और मैं मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज के समय में मुझे बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जिनके नीति नियम जो उनके है ना, जैसा हमारा ईद होता है तो किसी का कुछ पूजा होता है, जैसे इनवाइट मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, खुशी होता है हमें, और हमें अच्छा फील होता है कि हम लोग सब एक दूसरे को अपना फैमिली मान के चल रहे। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव वाइब्स, ये मैसेज हमें मिला, और साथ ही हमें बहुत सारा नॉलेज, ज्ञान भी मिला लोगों से कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे लोगों के साथ बातें शेयर करना चाहिए और अच्छा बातें सीख के आगे बढ़ना चाहिए। वासिफ साहब, आप जो है अब एक तरह से आपको कहा जा सकता है कि आप नेचर लविंग पर्सन हैं, और इतना ज़्यादा आप नेचर को पसंद करते हैं कि जिसकी वजह से आपने बॉलीवुड को खैरबाद कह दिया, अलविदा कह दिया, और पूरी तरह से अपने आप को डिवोटी कर दिया है अपने उसी काम के लिए जहां आप हर तरह से ऑर्गेनिक चीज़ों को पैदा करना पसंद करते हैं, अपने हाथों से उगाते हैं। आपने मन्नत प्रोडक्शन हाउस कब और क्यों कायम किया, और ये मन्नत प्रोडक्शन हाउस है क्या? जी, मन्नत प्रोडक्शन हाउस जो है, मैं पहले बता दूं आपको, मन्नत एक बहुत ही खूबसूरत मीनिंगफुल वर्ड है जो है कि मन का चाहत। तो मेरा शुरुआती वक्त ऐसा था कि ड्राइंग मुझे बहुत पसंद था, तो ड्राइंग में बच्चों को फ्रीली सिखाता था। तो ऐसे सिखाते सिखाते फ्री टाइम में जब भी मैं सिखाता था तो वहां से मुझे कुछ हासिल तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बच्चों का प्यार मुझे बहुत मिला, जिसके कारण अभी रिसेंटली कुछ साल पहले आसाम गवर्नमेंट की तरफ से भी मुझे अच्छा रेस्पॉन्स, सपोर्ट मिला, जो मैं धन्यवाद कहूँगा कि मेरे तरह का जो छोटे लेवल से आने वाले एक इंसान जिनको मतलब जरूरत है बहुत सपोर्ट का, तो वहाँ असम गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट दिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वैसे मैं और ज़्यादा फिर स्कूल्स में बच्चों को ट्रेनिंग देने लगा, सिखाने लगा। तो ऐसा ही कुछ मेरा प्लानिंग था कि मन्नत प्रोडक्शन हाउस ऐसा एक कंपनी में बनाऊं जहाँ से मैं लोगों को कुछ मदद कर सकूं, कुछ अच्छा काम कर सकूं, और लोगों को कुछ अच्छा एक मैसेज इस प्रोडक्शन कंपनी से प्राप्त हो। और ऐसे ही मन्नत प्रोडक्शन हाउस पहले शुरुआत किया कि मैं यहाँ से ट्रेनिंग दूंगा, ड्राइंग वगैरह। फिर मेरे मन में आया कि मैं वेडिंग प्लान करता हूँ, फिर बर्थडे वगैरह ये सब मैनेज करता हूँ, तो वो सब में मैंने सोचा कि मैं इसमें ऐड रखता हूँ इस चीज़ को। फिर इंडिया लेवल में मैंने रजिस्टर करा। फिर इसके बाद मैंने एक थिंकिंग रखा था जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, मसाला का जैसा ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट में कुछ प्लान कर रहा हूँ। वहाँ में मैं आपको बहुत बेहतरीन एक चीज़ के बारे में अभी बताने जा रहा हूँ, जो है हमारे आसाम को मेनली राइनो के, एक सींग वाले राइनो के लिए जाना जाता है, और चाय पत्ती के लिए बहुत फेमस मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चाय पत्ता है वो तो खैर बहुत जगह में मिलता है। तो मेरा माइंड में एक ऐसा प्लानिंग आया कि जब मैं अच्छा चीज़ों का बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे में क्या ऐसा काम मुझे मालूम चले लोगों को कि मौसिफ अहमद ने किया है। तो मैंने प्लानिंग किया कि मेरे दादी बहुत पुराने समय में उनके मम्मी ने उनको बेल फ्रूट जो है उससे चाय बना के पिलाया था। तो वो बात मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मालूम चला था बचपन में। फिर मैंने ये बड़ा होके अप्लाई किया, जब मैं शायद 2014-16 के आसपास मैंने अप्लाई किया, और मैंने ट्राई किया। पहला बार अच्छा नहीं बना, दूसरा बार अच्छा नहीं बना, लेकिन तीसरा बार जो बेल फ्रूट है जो बहुत सारे हिंदू रिलीजन में बहुत शुभ मानते हैं, और पूजा पाठ में बेल पेड़ के जो पत्ते हैं उसे वो लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं। तो वो जो बेल फ्रूट है वो हम सबके लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है, और वो बहुत बेनिफिट्स बहुत देता है। उससे जूस बनता है और अंदर में उसका येलो होता है और मीठा होता है। जी। तो वो बेल को मैंने काट के धूप में बहुत ही अच्छे तरह से बारीक से सुखाया। सुखाने के बाद मैंने उसका टी बनाया। पहले तो मैंने मेरे फैमिली में मेरे फादर को
टेस्ट कराया, फादर ने बोला वाह बढ़िया हुआ। फिर मैंने, मेरे सामने स्कूल है और कॉलेज है, तो मैंने स्कूल में ट्राई किया। स्कूल के सर लोगों को बहुत अच्छा लगा, कॉलेज के सर भी हमारे साथ कनेक्टेड है, तो मैं उन्हें भी ट्राई किया, तो उनको भी अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा नहीं कि ये मैं और बढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा, लेकिन मैं सोचा कि मैं मन्नत प्रोडक्शन हाउस से ना गिफ्ट करूंगा जब भी मुझे मौका मिले, कोई नए दोस्त पहचान कोई बने। जी जी। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया, बॉम्बे में फिर 3 महीने रहा। फिर मुझे एक मौका मिला सलमान खान सर के साथ काम करने का, जो कि प्रोग्राम था 10 कदम, वो स्टेज में हमने 3 महीने बिताया। तो उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड लग रहा था, मैं घर जाऊंगा इस बार, तो मैं 2-3 चीज़ों में काम करूंगा टीम को लेके। और फिर वहीं से मेरा ये अलग एक सफ़र शुरू हुआ, जहाँ मैंने सलमान सर को भी बोला कि सर मैं एक प्रोडक्ट अपना बनाने जा रहा हूँ, आपका भी दुआ साथ चाहिए होगा, और मैं इंशाल्लाह एक दिन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे लेवल में आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जहां आप सभी का दुआ आशीर्वाद मुझे चाहिए। बहुत अच्छा। अच्छा, आप जो है अब आपने जो ये चाय का बताया अभी, जी, इसके अलावा कितने प्रोडक्ट्स आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, चाय में 3 क्वालिटी मेरे पास अभी अवेलेबल है, जो कि है एक अपराजिता फ्लावर है, जो ब्लू कलर का होता है, वो बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट वो देता है। अपराजिता? हाँ, अपराजिता। तो वो फ्लावर हमारे आसाम में बहुत सारे जगह में पाया जाता है। ये शायद 2 कलर में होता है, वाइट में भी होता है। हाँ, शायद 2 कलर में होता है, लेकिन जो ब्लू कलर का होता है वो स्पेशली है, दिखने में भी अच्छा लगता है, और चाय भी जब वो आप बनाते हो तो वो भी फ्लेवर अलग आता है, और रंग भी उसका ब्लू कलर हो जाता है। वैसे एक साग का पौधा है हमारे आसाम में, बहुत ज्यादा मिलता है ये साग, जिसका हम आसामीज में बोलते हैं मेस्टा टेंगा, जो खट्टा, मेस्टा खट्टा बोलते हैं, और इसका इंग्लिश नाम जो है ये रोजिली बोलते हैं इसको। तो रोज की तरह इसका जो ये साग जो है, इसमें एक फ्लावर खिलता है जो दिखने में रेड कलर का होता है, और उसमें ऐसा लगता है कि ये दिल है, तो सच में दिल ही है, क्योंकि इतना टेस्ट भरा, इतना मतलब बेनिफिट्स इसमें है। तो वो फ्लावर का जो साइड का जो वो है फ्लावर का, वो साइड हम लोग तोड़ के उसको सुखा के अच्छे से फ्रेश ही उसको अच्छे से सुखा के हम लोग जब पैकिंग करके रखते हैं, तो वो हम लोग चाय पत्ता जैसे यूज करते हैं, वो हाथ से निकाल के हम लोग उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अगर चाय में उबालने के टाइम हम लोग अगर उसको दे और अच्छे से चाय बना के अगर पिए, तो ये सारे प्रोडक्ट चाय रिलेटेड ही हैं आपके, या कुछ और खाने पीने का भी कुछ प्रोडक्ट है? ऑर्गेनिक में अभी फिलहाल मैंने ये 3 चीज पे ही काम किया हुआ है ऑर्गेनिक के लिए, और यहाँ नेचुरल प्रोडक्ट भी है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो होता है जो आप डायरेक्टली वहाँ से प्रोडक्ट बनाओ, कुछ भी मिलावट मिक्स आउट नहीं हो। आप जो है सेहत को बहुत आगे रख के चलते हैं। जी, कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे खाने को, अच्छे खिलाने पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो नेचर ने हमें कुदरती चीज़ें दी हैं, कुदरती तरीके से उनको पैदा करके खाने पे भी आप और खिलाने पे भी यकीन रखते हैं। आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मतलब आपको लगता है कि आप कामयाब हैं, आप जहाँ पर भी हैं, जिस मुकाम पर भी हैं, आप किसको ये क्रेडिट देना चाहेंगे कि मैं यहाँ पे जो हूँ इस शख्स की वजह से हूँ? ऐसे तो मैं कुछ इस बारे में कभी इतना सोचा नहीं, लेकिन मैं इतना बोलूँ आपको कि जो ये कामयाबी आज हमें मिला है, ये मैं बहुत लोगों को नहीं भी जानता हूँ जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट कलेक्ट किया, मुझे शाबाशी दी, और मैं उन सभी को ही क्रेडिट मानता हूँ जो मेरे आसपास है, नेवी है, दूर भी है, लेकिन उन्होंने मेरे काम को सराहना दी और मेरे बारे में अच्छा सोच रखा, और मुझे भरोसा करके मेरा प्रोडक्ट कलेक्ट किया, और मेरे लिए दुआ किया, जिसके कारण आज ये मौका मुझे मिला है। तो मैं सभी के लिए शुक्रगुजार हूँ, सभी को धन्यवाद कहूँगा कि सभी के लिए ही शायद मुझे आज ये मुकाम हासिल हुआ। अच्छा मौज़िब साहब, चलते चलते आखिर में मैं आपसे मुख्तसर छोटा जवाब चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के ज़रिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हर जगह जैसे भी आप रह रहे हो, जैसे माहौल में आप रह रहे हो, आप कोशिश करें, आप जो काम कर रहे हो उससे किसी का भला हो, आप जो काम कर रहे हो उससे किसी को मदद मिले, आप जो काम कर रहे हो उससे किसी को तकलीफ दर्द ना पहुँचे, और इसी तरह आप खुश रहे और आप दूसरे को भी खुश रहने में मदद करें,
और मैं चाहूँगा कि आप अच्छाई का रास्ता अपना के चले तो एक दिन सबका आता है। बस वो वक्त आने से पहले आप अपने आप को खुद से प्रॉमिस करें कि आप खुद खुश रखेंगे खुद को, और आप कोशिश करेंगे आपके सामने जो भी लोग हैं उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं देके आप उन्हें भी खुश रखेंगे, और अच्छा खाना खाए, अच्छा सेहत का ध्यान रखें और जी आगे बढ़े। जी मौज़िब साहब, आपकी जो शख्सियत है उसमें आपकी ज़बान में भी प्योरिटी है, आपके खान पान में भी प्योरिटी है और आपकी सोच में भी प्योरिटी है। ये आपको बहुत मुनफरिद और अलग मुकाम देती है कि आज के दौर में इतनी साफ़ सुथरी ज़िंदगी बहुत कम लोग जीते हैं। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी नेचर से मुताल्लिक़ बातें आपने शेयर करी, मशवरे दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।